अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 129। तो तुम जिंदा हो लाला। हामिद अगरचे बीच रास्ते से खुद को अगवा करके लाए जाने पर घबराया हुआ था, लेकिन लाला ईसा के सामने आते ही बोले बिना नहीं रह सका। जिस तरह तुम लोगों ने मेरे कलेजे पर हाथ डाला है, मैं मर भी गया होता तो कबर फाड़ कर निकला था। लाला ईसा ने गुर्राते हुए इसकी बात का जवाब दिया। वापसी के सफ़र का आगाज़ करते इसने गुल्लू के नायब असगर को हुक्म दे दिया था कि मेरी आमद से पहले पहले हामिद को उठवाकर अड्डे पर पहुंचा दो। चुनाचे यहाँ पहुंचते ही हामिद इसकी खिदमत में हाजिर कर दिया गया था। मैं समझा नहीं, आप मुझ पर किस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? हामिद ने तजाहुल से काम लिया। अब तू ये भी बोलेगा कि तुझे गुल्लू के मर्डर का पता नहीं? मालूम है लाला, सुनकर अफसोस भी हुआ था कि बेचारे को इतनी बेदर्दी से मारा गया, लेकिन इस सब का मुझसे क्या ताल्लुक जो मुझे इस तरह से यहाँ लाया गया है। इसने लाला की घूरती नज़रों से आंखें चुराते हुए खुद को मासूम जाहिर करने की कोशिश की। तू क्या समझता कि मैंने इतने सालों इस शहर में घास खोदी है? मुझे कुछ नहीं मालूम कि तेरी मालकन का तालमेल किधर को मिलता है। तुम्हें जो कहना खुलकर कह दारो लाला। हामिद ने यूँ जाहिर के जैसे इसे इसका तंज बुरा लगा हो। तू अपनी मैडम की तलाश का काम मेरे आदमी को क्यों सौंप कर गया था? तेरे अपने पास बंदों की कमी है क्या? लाला फाड़ खाने वाले लहजे में बोला। मेरे बंदे मुझे इस काम के लिए ठीक नहीं लगे थे, इसलिए तुम्हारी तरफ आ गया था और मुंह मांगे दामों पर बंदा हायर किया था। अगर गुल्लू साद को एतराज़ था तो वो इनकार कर सकता था। मैंने कोई गन पॉइंट पर तो इसको मजबूर नहीं किया था। हामिद ना तो ये बता सकता था कि सोने की तलाश सोनिया से भी छुपा कर की जा रही थी, इसलिए अपने बंदे सामने लाना मुनासिब नहीं था, और ना ही इस बात का एतराफ़ कर सकता था कि ये मैडम एक्स की ख्वाहिश थी। इसने कदरे जारहाना लहजे में लाला के सवाल का जवाब दिया और बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारे आदमी को काम देना वैसे भी एक गलती साबित हुआ। कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट तो देना दूर की बात, इसने दोबारा हमसे कांटेक्ट नहीं किया। इसकी दिल्ली से हैदराबाद के लिए फ़्लाइट की भी बुकिंग थी, इसने वो फ़्लाइट भी नहीं ली। असूलन तो मुझे यहाँ आकर बाज़पूछ करनी चाहिए थी और हिसाब लेना चाहिए था कि तुम्हारा आदमी हमसे पैसे लेकर काम क्यों नहीं कर रहा, लेकिन मैंने पुराने तल्लुक का लिहाज किया, और ऐसे वक्त में जबकि यह गुल्लू की मौत का शोक मनाया जा रहा था, इस किस्म की बात करना मुनासिब नहीं समझा। मेरी इस मुरब्बत और लिहाज का ये सिला दिया गया है कि मुझे राह चलते उठवा लिया गया और मुजरिमों की तरह मुझसे तफ्तीश की जा रही है। हर नए जुमले के साथ साथ हामिद का लहजा मजीद जारहाना होता जा रहा था। ज़्यादा नौटंकी न लगा। तू क्या समझता कि मैं तेरी इस तकरीर से मुतासिर हो जाऊँगा? मेरे को पूरा हिसाब चाहिए कि उधर इंडिया में जाके मेरा आदमी किधर गुम किया है तुम लोगों ने। लाला ईसा ने इसकी पूरी तकरीर का जवाब चंद जुमलों में डर डाला। ये तो वही साहबों के उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हामिद चिलबिलाकर बोला, कोतवाल और चोर का फ़र्क तो तुझे अभी पता लग जाएगा। लाला ने सर्द लहजे में जवाब दिया और अपने दाएं तरफ खड़े असगर की तरफ गर्दन घुमाकर बोला, ज़रा कोतवालों वाली खातिर मुदारत करो इसकी, और जब तक कि मेरे सवाल का ठीक ठीक जवाब ना दे तवाज़ु रुकनी नहीं चाहिए। असगर ने हुक्म मिलते ही इर्द गिर्द खड़े अपने मुसल्ला गुर्गों को इशारा किया। वो सब तीर की तरह हामिद की तरफ बढ़े। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो लाला, तुम्हें इस सब का हिसाब देना होगा। हामिद इस उपताल पर भोगलाकर धमकियों पर उतर आया। कौन लेगा हिसाब? तेरी वो मैडम एक्स जो खुद सारा वक्त बिल में छुप कर बैठी रहती है। लाला ने हकारत से इसकी तरफ देखा। बिल में नहीं छुप बैठी, शेरनी है वो शेरनी, और जब अपनी कचार से निकलकर तुम पर हमला करेगी तो भागने का मौका भी नहीं मिलेगा तुम्हें। उसकी तरफ से किसी रायत की उम्मीद न पाकर हामिद भी खुलकर बोल रहा था, तेरी शेरनी के पंजों से शिकार निकाल कर ले गया था मैं, पर अभी तू जाने दे इस बात को। अभी तो तू साबित करके दिखा कि तुम्हें कितना दमखम है। हसीन औरत का बॉडीगार्ड कम सेक्रेटरी बनकर ठंडी गाड़ियों में घूमने और मर्दों की मार खाकर अपना गरम गरम खून बहते देखने में बहुत फ़र्क होता है। लाला के लहजे में इसके लिए इस्तेज़ा था। गुस्से में आया हामिद शायद कोई जवाब देता, लेकिन असगर के गुर्गों ने इसे मज़ीद ज़ुबान दराजी की मोहलत नहीं दी और घसीटते हुए बाहर ले गए। इसके बाहर जाते ही लाला के माथे पर एक मोटा सा बल पड़ गया और इसने खुद को पुरस्कून करने के लिए सामने रखा जाम होंठों से लगा लिया। इसके लिए एक तरफ गुल्लू जैसे वफादार की दर्दनाक मौत बड़ा धचका था, तो दूसरी तरफ वकास के बारे में कोई खबर न मिलने पर परेशान था। गुल्लू का अपना मोबाइल भूल कर जाने की गलती इस हद तक तो कारामद साबित हुई थी कि वकास से इसके आखिरी राब्ते के बारे में इल्म हो गया था, और इस हद तक हामिद भी सच्चाई था कि इसके पास वकास के बारे में आखिरी खबर दिल्ली पहुंचने की थी। लेकिन लाला को अंदाज़ा था कि हामिद पूरा सच नहीं बोल रहा है। बादल के बारे में क्या इत्तला है? थोड़ी देर में असगर वापस लौटा तो लाला ने इसे दरियाफ्त किया। कोई इत्तला नहीं लाला, मंजर से बिल्कुल गायब है। मैंने इसके तमाम ठिकानों की निगरानी करवा रहा हूँ, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया।
एक बंदे ने इरफानुल्लाह के एक आदमी तक भी पहुंचकर अंदर की बात निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कहना यह है कि इरफानुल्लाह खुद बादल के लिए परेशान है। इसने पिछले हफ्ते अपने बेटे सुल्तान को बीवी के साथ इलाज के लिए बाहर रवाना किया है और ख़ुद सियासी दाव पेच लगाने में मसरूफ़ है। इन हालात में इसे बादल की बहुत ज़रूरत है, लेकिन बादल गधे के सर से सींग की तरह गायब है। असगर ने इसे मुकम्मल रिपोर्ट पेश की। मेरी छठीस कहते हैं कि बादल विक्की के पीछे है। विक्की ने मैडम एक्स को छेड़ने की जो गलती की थी वो इसका पूरा बदला चुका रही है। वो बहुत तजर्बाकार औरत है और विक्की इसके सामने कल का बच्चा है। गुल्लू के बाद असगर ही सबसे काबिल एतमाद बंदा था, इसलिए लाला इसके सामने खुलकर बात कर रहा था। बुद्धि वाला काम अपुन नहीं जानते लाला, अपने को बस ये बोलो कि क्या करने का है, अपुन करके दिखा देते हैं। असगर काबिल एतबार भी था और जीदार भी, लेकिन इसकी कमज़ोरी थी कि दिमागी सोच विचार के चक्कर में नहीं पड़ता था और इसकी ये कमी लाला को शिद्दत से गुल्लू साथ की याद दिलाती थी। गुल्लू ऐसे मौके पर बड़े साहिब मशवरे से नवाजता था। अभी तो तू बस इस बॉडीगार्ड के बच्चे की ज़ुबान खुलवा, इससे कोई क्लू मिलेगा तो आगे की सोचेंगे। लाला ने इसे जवाब दिया और ज़हन नशीन करवाने लगा कि हामिद से कौन कौन सी मालूमात हासिल करना है। बस अब आप बेफिक्र हो जाओ लाला, अपन बंदे को उल्ट कर इसके अंदर से सब कुछ निकवा लेगा। असगर ने सीना ठोकर यकीन दहानी करवाई, लेकिन वहाँ से गया नहीं। कुछ कहने को रह गया क्या? लाला ने नया जाम बनाते उसकी मौजूदगी को महसूस करके इस्तफसार किया। पिछले अरसे में इसने शराब नोशी तकरीबन छोड़ दी थी, लेकिन जब से अपने ठिकाने पर कदम रखा था मुसलसल पी रहा था। इसके आदमी इसकी बिलानोशी की आदी थी, इसलिए किसी ने कुछ महसूस नहीं किया था। लेकिन लाला खुद को अपने अंदर एक एहसास से शर्मिंदगी में मुब्तला था कि जानता था कि अलीना ने बड़े मान से इसकी यादें छुड़वाई थी और अगर इसे अब सबकी खबर हो जाती तो वो दुखी होती। ज़हूर की बेटी ने दरख्वास्त किया कि इन्हें वापस घर जाने दिया जाए। असल में ज़हूर की बेवा अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन पूरे कर रही है और इसकी ख्वाहिश है कि वो आखिरी दिन अपने घर में गुजारे। असगर ने इसे मसला बताया। ज़हूर लाला का वही आदमी था जिसने बादल के बंदे को गलत इत्तलात फराहम करके बादल को उस फार्म पर हमला करने के लिए उकसाया था जहाँ लाला का डुप्लीकेट अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था। इस शख्स ने लाला से वफादारी निभाने के लिए अपनी ज़िंदगी के टिमटिमाते चिराग को खुद अपने हाथों से बुझा दिया था, जबकि ज़हूर को इसके जुर्म की सज़ा में बादल ने मार डाला था। इस शकील कल्ब इंसान ने बदला लेने के लिए महज ज़हूर की मौत को काफ़ी न जाना और एक रोज़ ज़हूर के घर अपने साथियों के साथ घुस गया। ये तो अच्छा था कि ऐसे ही किसी खदशे के पेश नज़र गुल्लू ज़हूर की बेवा और बेटी की निगरानी करवा रहा था, इसलिए उन्होंने बर वक्त मुदाखलत करके इन माँ बेटी को बचा लिया और अब वो दोनों इन्हीं की सरपरस्ती में कहीं रह रही थी। जाने दो इन दोनों को, बादल की गैर मौजूदगी में वहाँ कोई ख़तरा नहीं होगा, फिर भी तुम अपने बंदों की बारी बारी ड्यूटी लगाकर इनकी हिफाजत करते रहना। लाला ने इजाज़त दे दी तो असगर वहाँ से हट गया। तू भी बड़ा बदकिस्मत है लाला ईसा, बंदे खा गया पर इस गद्दी से दूर न रह सका। अब बैठा रहा यहाँ और खून की होली देख। लाला ज़ेरेला बड़बड़ाया और जाम होंठों से लगाकर एक ही सांस में पूरा मशरूब पी गया। घूर स्याह आंखें बंद पपोटों के पीछे गुम थी, देखते आरिज जर्द पड़ गए थे। सितवा नाक में लश्कारे मारती लौंग गायब थी और गुलाब की पनखड़ी से मुशाबा लबों पर यूं पपड़ियाँ जमी थी जैसे अरसे से पानी ना मिला हो। वो उस सजल शाह का बस साया ही दिखाई देती थी जिसके इनाबी चादर में छुपे रहने वाले चेहरे की इसने एक झलक ही देखी थी और इसके आगे दिल हार बैठा था। इसकी जिस्मानी और कल्बी तकलीफ ने इसके चेहरे को किसी धुंध की तरह ढांप दिया था और इस धुंध के पार वो उस पहले वाली सजल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इस तलाश में इसकी नज़रें निचले लब के करीब बाएं कोने पर मौजूद मोटे से स्याह तिल पर पड़ी तो दिल ज़ोर से धड़का और इस तिल ने इसी तरह इसे अपनी तरफ कशिश किया जैसे पहली दीद पर किया था। वो तिल अजीब तरह इसे लुभाता था और चमक चमक कर छेड़ता था कि आओ मुझे छू कर देखो। इस वक्त भी यही ख्वाहिश दिल में जागी और इसके हाथ ने बेसाख्ता ही अपनी जगह सरकत की। दाएं हाथ की शहादत की उंगली के पोर से इस शरारती तिल को छूते हुए इसकी पूरी जान इस पोर में सिमट आई थी। उंगली की पोर ने इस तिल को छुआ तो ऐसा महसूस हुआ जैसे रेशम को छू लिया हो। पूरे वजूद में एक सुरूर सा दौड़ गया, लेकिन यह बस एक लम्हे का एहसास था। यकदम इसे याद आ गया कि इसकी उंगली की पोर जिसके चेहरे को छू रही है, इसे अपने चेहरे पर किसी नामहरम की निगाह तक गवारा नहीं थी। फौरन ही रेशमी लम्स की जगह दहकते अंगारे ने ले ली और इसने एक झटके से अपना हाथ पीछे कर लिया। सुरूर की जगह सुकूत ने ले ली और वो गोया पूरी तरह सुन्न हो गया। ये कैसी गुस्ताखी सरजद हो गई थी इससे। वो जो इसे ख्याल में भी बहुत एहतियात से सोचता था, कैसे से छू बैठा था। छूने को तो हक नहीं था इसके पास, बल्कि देखने का भी नहीं था। वो कोई नहीं था सजल शाह का। बेशक वो इसके दिल में बसती थी, लेकिन वो इसका महरम नहीं था
और इसकी ज़िंदगी में महरम रिश्तों के सिवा किसी की गुंजाइश नहीं थी। शर्मिंदगी और झुंझुलाहट में डूबे इसने अपनी दाएं हाथ की उंगली को मुक्का बनाकर पूरी कुव्वत से बाएं हाथ की हथेली पर मारा और सजल की तरफ से रुख फेर लिया। रुख फेरते ही इसकी नज़र नारंगी लिबास वाले बूढ़े पर पड़ी। बूढ़ा वो बस इस एतबार से था कि इसके कांधों पर झूलते बालों समेत भवें तक सफ़ेद थी, लेकिन इन सफ़ेद बालों के बरक्स वो किसी जवान किसी शान से बगैर किसी सहारे के तनकर खड़ा हुआ था। इसके चेहरे और हाथों की जील झुर्रियों से पाक खूब कसी हुई और वो आंखों में बेपना चमकली इसी की तरफ देख रहा था। ये चमक इतनी ज़्यादा थी कि बराह रात इसकी आंखों में देखना दुश्वार हो रहा था। माज ने खुद को इस दुश्वारी में न डाला और नज़रें झुका ली। वो पहली मुलाकात में एक ऐसे शख्स के मुकाबले की फ़ज़ा पैदा नहीं करना चाहता था जो यकीनन वहाँ ख़ुसूसी अहमियत का हामिल था। तुम्हारी साथी की हालत ठीक नहीं है जवान, ये ज़िंदगी और मौत के दरमियान फंसी हुई है और कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस जंग में ज़िंदगी की जीत होगी या मौत की। बूढ़े ने इससे गुफ्तगू का आगाज़ किया तो माज को इससे पूछने की हाजत महसूस नहीं हुई कि वो कौन है। वो इस गार के अंदरूनी गोशे से निकल कर आया था जिसमें भिक्षु से सजल से मुलाकात के लिए लेकर आया था, और भिक्षु ने इसे ये बात पहले ही बता दी थी कि सजल को वेद जी की निगरानी रखा गया है। क्या आपको यकीन है कि इसके दिमाग में रसोली है? वेद जी ने इसे उर्दू में मुखातिब किया था, इसलिए इसने भी उर्दू में सवाल किया। यह भी यकीन है कि यह बहुत पुरानी रसोली है जो अरसा दराज से खामोशी से दिमाग में मौजूद थी, लेकिन कुछ अरसे से इसने खामोशी को तोड़कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना शुरू कर दिया है। ये लड़की बहुत तकलीफ़ में है और मुझे बताते अफसोस हो रहा है कि इसकी तकलीफ़ में बतदरीज इजाफा होता चला जाएगा। वैद बोलता जा रहा था और मास को ऐसा लग रहा था जैसे वो इसके सीने पर ऐन दिल के मुकाम पर पूरी कुव्वत से घोंसे रसीद करता जा रहा हो। आपके अंदाजे गलत भी तो हो सकते हैं, आप कौन सा कोई माहिर सर्जन है? इसने सुर्ख आंखों से वैद की तरफ चमकीली आंखों को घूरते हुए चीख कर कहा। इस वक्त वो ये भी भूल गया था कि वो वैद से मुकाबला करने के हक में नहीं था। चंद दिन या ज़्यादा से ज़्यादा चंद हफ्ते हैं इस लड़की के पास। इसके लिए अगर कुछ कर सकता है तो सिर्फ ये कि इसकी तकलीफ़ को कम करने की कोशिश करे। वैद को इसके रेजे की तेज़ी से कोई परवाह नहीं थी और जो बोलना था इसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता जा रहा था। इसके यूँ आंखों से आंखें मिलाने पर मास को ऐसा लग रहा था जैसे इसके दिमाग में बिजलियों के हल्के हल्के झटके लग रहे हों। हिप्नोटिस्ट। मास के ज़हन में एक लफ्ज़ गूंजा। इस बार इसने ज़रा संभल कर बूढ़े की तरफ देखा। इसके यूँ देखने पर वो खफीफ सा मुस्कुराया। अगर इसे किसी बड़े अस्पताल ले जाया जाए तो इसका इलाज हो सकता है। इसने बूढ़े की मुस्कुराहट को नज़रअंदाज करके अपनी बात पर जोर दिया। ज़रूर ले जाओ, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। इसकी हालत सब्र करने के लायक नहीं। वैसे कौन से बड़े अस्पताल लेके जाओगे? इसे इंडिया, पाकिस्तान, चीन या यूरोप का कोई मुल्क, किसी अस्पताल का नाम तो होगा तुम्हारे दिमाग में। वैद के लहजे में तंज की आमेजिश थी और मास को यकदम ही इतराक हुआ कि वो महज जज्बात का मुजाहरा कर रहा है, वरना हालात तो ये हैं कि वो खुद अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता। बीमार सजल को साथ लेकर जाना तो बहुत दूर की बात थी। हकीकत को तस्लीम करते इसकी नज़रें एक बार फिर झुक गईं। इंसान बहुत सी जगह बेबस होता है, इसे अपनी बेबसी को तस्लीम भी करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोशिश ना करे। मैं आखिर तक कोशिश पर यकीन रखने वाला इंसान हूँ। इस लड़की के इलाज के लिए जो कुछ मुमकिन है कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि कम अज़ कम ये इस लायक हो जाए कि सफ़र कर सके। ये सफ़र के लायक हो गई तो मैं खुद कोशिश करूँगा इसे फौरी तौर पर किसी बड़े अस्पताल मुंतकिल करवा दूँ। बूढ़े वैद का लहजा एकदम ही नरम हो गया और वो तसल्ली देने वाले अंदाज में बोलता चला गया। अगर आप ऐसा कर सकें तो मैं ज़ाती तौर पर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा और इस मेहरबानी के बदले आपकी हर खिदमत करने के लिए तैयार रहूँगा। इसने दिल की गहराइयों से अल्फाज अदा किए। इस वक्त सजल की ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा अहम नहीं लग रहा था। सारे मसाइल जैसे यकदम ही पसे पूछ चले गए थे। बूढ़े ने इसके अल्फाज सुने और मताने से मुस्कुरा कर रह गया। ये लड़की बहुत मजलूम लड़की है वैद जी। इस कम उम्री में ही इसने बहुत दुख देख लिए हैं। मेरा दिल नहीं मानता कि इसके साथ कुछ बुरा हो। इस बार वो पस लहजे और आजिज़ाना अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था। ये दुनिया की सबसे खुश नसीब, खुशहाल, मक्कार, चालाक या जालिम लड़की भी होती तो तुम अपने दिल में इसके लिए यही ख्वाहिश रखते जवान। कोई कोई दुनिया में ऐसा होता है कि वो चाहे जैसा हो, हम उसके साथ बुरा होते नहीं देख सकते। वहाँ गोया सभी इसके दिल का भेद जान चुके थे। वो क्या कहता, बस खामोशी से सर झुका दिया। आओ वहाँ बैठकर बात करते हैं। बूढ़ा वैद इसे सजल के बिस्तर से हटकर ज़मीन पर बिछे ऊनी मंदिर तक ले गया और बैठते ही बोला, सुना है तुम पाकिस्तानी हो? जी आपने सही सुना है। इस तरह भी कैफियत में इसकी उंगलियां ऊन के रेशों को खींचने लगी। वैद ने सजल के बारे में जो कुछ कहा था वो एक भारी बोझ की तरह इसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। पाकिस्तान में कहाँ के रहने वाले हो? मैंने अपना पूरा पता आपके आदमियों को लिखवा दिया है।
आप जिस जरिए चाहें मेरे बारे में मालूमात करवा लें। मैंने कोई भी गलत और इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इसके ज़हन में था कि इन पर से शकूक ख़त्म हो गए तो सजल के इलाज के लिए कोई पेशरफ्त हो सकेगी, इसलिए इस अंदाज में जवाब दिया। मालूमात करवाना जिनका काम है वो करवाते रहेंगे। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर तुम कराची के रहने वाले हो तो तुमसे अपने माजी की कुछ यादें बांट सकूँ। वेल का अंदाज दोस्ताना था। मैं समझा नहीं। माज हुआ हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी के कई माह कराची में गुजारे हैं। उर्दू बेशक मैं चीनी में सीख गया था, लेकिन इस रवानी और सफाई कराची में रहने से आई थी। ज़िंदगी का वो दौर खूबसूरत था, लेकिन फिर आहिस्ता ऐसा मेरा दिल हुजूम से उठने लगा और एक दिन मैं उठकर बर्फजार में आ गया। यह ज़िंदगी बहुत पुरस्कून और दिलचस्प है। फितरत से इतने करीब रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बूढ़े ने यूँ नाक सुगड़ कर सांस ली जैसे माहौल की ताजगी और सुकून को सांस के जरिए अपने अंदर उतार रहा हो। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि आप किसी जोगी या साधु की तरह बिन बास लेकर इस वीराने में रह रहे हैं। तुम चाहो तो यही समझ लो। मैं ऐसा समझ लेता, अगर जदीद दुनिया के लोगों से आपके इतने गहरे रवाबित ना होते। तुम ये दावा कैसे कर सकते हो? बूढ़ा चौंका। हालात और वाक़यात के तजिए से आपके मुताबिक ये जगह आपका मुस्तकिल ठिकाना है, तो फिर आप लोग जाए हादसा पर क्या कर रहे थे? मेरे अंदाजे के मुताबिक वो जगह अगर हिंदुस्तान में नहीं थी तो इससे करीब थी ज़रूर थी, और आपको वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए तवील सफ़र तय करना पड़ा है। एक अरसे से दुनिया से कट कर रहने के बावजूद आपकी मालूमात का ये हाल है कि आप गोल्डन स्टार की हकीकत से आगाह हैं, और ना सिर्फ आगाह हैं बल्कि आपके ठिकाने पर जदीद दुनिया का एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो यहाँ से वहाँ आपका राब्ता भी करवा सकता है और आपको सारी मालूमात भी हासिल करके वहीं दे सकता है जिसकी आपको ज़रूरत हो। मास बोलने पर आया तो बोलता चला गया। तुम्हारे बारे में मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था जवान। तुम अपने साथियों में सबसे ज़्यादा ज़हीन और बेदार मग़ज़ हो। मैं जानना चाहूँगा कि इस अंदाजे की बुनियाद क्या है, क्योंकि हम तो पहली बार एक दूसरे से बाकायदा गुफ्तगू कर रहे हैं। माज ने इस बार भी इसकी बात पकड़ ली। सजल की परेशानी अपनी जगह, लेकिन इसकी फितरी ज़हानत अपना काम दिखा रही थी। तुम्हारे साथी के पास मखसूस सुनहरी सितारे की मौजूदगी ने हमें मजबूर किया कि तुम लोगों को अपने ठिकाने पर मुंतकिल करके तुमसे अहम मालूमात हासिल की जाए। अपने इस ठिकाने के मोहल्ले को पोशीदा रखने के लिए तुम लोगों को रास्ते में बेहोश रखा गया है, लेकिन तुम वो फ़र्द थे जो बार बार मखसूस दरवाने से कबल होश में आ जाते थे और तुम पर खुसूसी ध्यान रखना पड़ता है। इससे मेरी जहानत या बेदार मगज़ी कैसे साबित होती? ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छी कुव्वत मुदाफ़त का नाम ले सकते हैं। मुआज़ बूढ़े की वजाहत कबूल नहीं की। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे तजर्बे ने वही नतीजा अक्स किया था जो मैंने तुम्हें बताया। इसने बेनियाजी से जवाब दिया। आपने जो नतीजा अक्स किया, इसके पीछे असल वजह यह थी कि आपने नींद बेहोशी की हालत में मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन आप इसमें कामयाब नहीं हो सके। माज ने जैसे इसकी समातों पर बम फोड़ा। मुझे रास्ते में पेश आने वाले कुछ वाक़या धुंधले धुंधले याद हैं, और इन धुंधली यादों में एक याद ये भी है कि एक पुरस्कार आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजा करती थी। लेकिन ये मेरे उस्ताद का कमाल है कि मैंने बहुत कम अरसे की तरबियत के बावजूद अपने दिमाग को बलाक करना सीख लिया है, और कोई नहीं है जो आसानी से मेरे अंदर पहुंच सके। मुआज़ ने वो कह दिया जो इसके दिल में था। बूढ़ा इसकी इस सावगोई पर कुछ देर खामोशी से घूरता रहा, फिर शिकस्त तस्लीम करने वाले अंदाज में बोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम अपने इस इल्म से फ़ायदा उठाकर मेरे साथी से भी मालूमात हासिल कर सकते थे। इसे बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाने की क्या ज़रूरत थी? इसने कदरे तल्ख लहजे में बूढ़े से शिकवा किया तो इसने गहरी सांस ली और मताने से बोला, मैं अपनी इस हालत को नागुज़ीर हालात के अलावा इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता। हमने हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए मशकूक अफराद को बीजिंग के नुमाइंदे तक पहुँचा दिया है। अब बीजिंग का मसला है कि जैसे चाहे मालूमात हासिल करे। रहा तुम्हारा मामला, तो मेरी छठी हिस्से ने तुम्हारी शख्सियत का गैर मामूलीपन महसूस करके सिर्फ तजस्सुस के तहत तुम्हारे बारे में जानने पर उकसाया था। मैं किसी भी किस्म के मुफाद के उसूल के तुम्हारे बारे में जानने का ख्वाहिशमंद नहीं था। मेरे अंदर अगर कोई सलाहियत है तो इसे परवरदिगार की अनायत के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी मैं इससे बढ़कर कुछ नहीं हूँ, जो पहले ही आप साथियों को बता चुका हूँ। माज ने एक बार फिर अपना लहजा नरम कर लिया कि बूढ़े का रवैया इसके साथ मुसलसल नरम और मेहरबान था। तुम अगरचे हमें मशकूक मुकाम और मशकूक हालात में मिले हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सख्त रवैया इसलिए रख पाया कि मुझे तुम्हारे अंदर से मस्बत लहरें निकलती महसूस होती हैं। ये लहरें सबूत है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और हमें तुमसे कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं है। मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। बूढ़े की राय सुनकर वो मज़ीद नरम पड़ा और आजिज़ी से जवाब दिया। जवाबन बूढ़ा कुछ नहीं बोला और सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। इसी वक्त फ़ज़ा में इस्मानी करा गूंजी। वो तड़प कर सजल की तरफ मुड़ा और बेख्तर इसकी तरफ बढ़ना चाहा। अब तुम वापस जाओ जवान, मुझे अपनी मरीज़ा को तवज्जो से देखने के लिए तन्हाई की ज़रूरत है।
वैद के बुलंद आवाज़ में टोकने पर इसके कदम ठटके और साथ ही वजूद में तैश की एक लहर भी उठी। वो कौन होता था इसे इस तरह जाने का कहने वाला? जांग, इसे वापस ले जाओ। इसकी कैफियत से बेनस बूढ़ी ने बुलंद आवाज़ में चीनी जुबान में पुकारा तो न जाने किस गोशे में गुम नरंजली बादे वाला भिक्षु एकदम नमूदार हो गया। चलो महाराज, भिक्षु ने सर नज़रों से इसकी तरफ देखते हुए कहा तो इसने बमुश्किल अपने मिजाज को काबू में किया। यह इनकी हैसियत कैदियों की सी सही, इन लोगों का सलूक बुरा नहीं था। ऐसे में खामखा का जोश हालात को बिगाड़ सकता, इसलिए बेहतर था कि कुछ ज़ब्त से काम लिया जाए। वो दिल पर जबर करता भिक्षु के पीछे चल पड़ा। वैद इसके अंदरूनी कश्मकश पर तवज्जो दिए बगैर पहले सजल के बिस्तर के करीब पहुंच चुका था। आज़म, गार से निकलते इसकी समाज से सजल की नहीं आवाज़ टकराई तो बेबसी से अपनी मुट्ठियाँ भींच कर रह गया। वो तकलीफ में थी, लेकिन होश की तरह आते हुए सबसे पहले अपने बेटे का नाम पुकारा था और वो मजबूर था कि इसकी पुकार पर इसका बेटा इसके सामने पेश नहीं कर सकता था। क्या प्रोग्रेस है? मैडम एक्स ने पलके उठाकर अपने सामने खड़े शख्स पर सवालिया नज़र डाली तो इसे देखा कि मैडम की आंखों में गुलाबी डोरे तैर रहे हैं। इस बात की निशानी थी कि इसने काफ़ी ज़्यादा शराबनोशी कर रखी है। इस वक्त भी वो अपने हाथ में एक जाम थाम कर बैठी हुई थी। हम हामिद का कुछ पता नहीं चला सके। इसे खान हो से सोहराबगोट की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर अगवा किया गया है और इस रास्ते पर कोई कैमरा नस्ब नहीं है। आगे मेन रोड पर कैमरे, लेकिन वहाँ से गुजरने वाली सैकड़ों गाड़ियों में से अपनी मतलूबा गाड़ी तलाश करना मुमकिन नहीं है। शेर अली ने सिर्फ इतना बताया था कि वो लोग सियाह गाड़ी में हामिद को लेकर गए हैं और हम वहाँ से गुजरने वाली हर सियाह गाड़ी के बारे में मालूमात हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो फुटेजेस मिली हैं उनमें से बहुत कम गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पड़ी जा रही हैं। इसने मोदीबाना मैडम को रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में मज़कूरा शेर अली नामी शख्स इन 3 अफराद में से एक था जो बवक्त अगवा हामिद के साथ थे। 2 अफराद तो मौका पर ही मारे गए थे, जबकि शेर अली ज़ख्मी हालत में बच गया था। शेर अली के बयान से सिर्फ अगवा की तस्दीक हुई थी, इसके अलावा वो कोई काबिल ज़िक्र मालूमात फराहम नहीं कर सका था। अगवाकारों के बारे में सिर्फ इतना कहना था कि उन्होंने चेहरों पर निकाब लगाए हुए थे, इसलिए वो इनसे किसी को शनाख्त नहीं कर पाया। क्या मुमकिन है और क्या नहीं है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ और वो ये कि मुझे हामिद अपने सामने चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं मैडम। इस पहलू को भी ज़हन में रखा गया कि गुल्लू की मौत का रिएक्शन ना हो। इसके आदमियों को टटोलने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक कोई काम की बात मालूम नहीं हुई। कहने वालों का कहना है कि असगर ने तोक्कों के खिलाफ बहुत तेज़ी से सारे मामला संभाल लिए हैं और पहले के मुकाबले में कई गुना एक्टिव दिखाई दे रहा है। इस बात पर कुछ लोग इसके खिलाफ बातें भी बना रहे हैं कि ऐसा लगता है गुल्लू की मौत से इसकी लॉटरी निकल आई है और वो खुद बास बन जाने पर खुश है। मैडम एक्स ने महज हंकारा भरने पर इक्तफा किया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं असगर के काम करने के अंदाज ने लाला की याद दिला दी है। मामला बिल्कुल ऐसे चलने लगे हैं जैसे लाला की ज़िंदगी में चलते थे। क्या वाकई? इस बार वो चौंकी। मुझे खबर पहुंचाने वाले का तो यही कहना है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।